हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल और एक गंभीर मुद्दे पे मैं आपको बात करने आया हूं, आपको कुछ बताने आया हूं कि सीए स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं कुछ हमारे कारण की वजह से। ये बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर अब हमें अगला अटेम्प्ट ही देना चाहिए, आगे के पेपर छोड़ देने चाहिए। ऐसा हुआ जब लॉ का पेपर समाप्त हुआ। हम टीचिंग प्रोफेशन को इतने हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं कि हर घर तक टीचिंग प्रोफेशन पहुंचे, हर घर तक बच्चा अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके, देश के टॉप टीचर से वो आसानी से पढ़ सके। लेकिन कहीं ना कहीं टीचर भी इंसान है, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है। और एक छोटी सी गलती मुझे सभी टीचर्स की लगती है, और मैं उन सभी टीचर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा अगर हम थोड़ा ना करें तो शायद कुछ बच्चे फेल होने से बच जाएं। वो मुझे पर्सनली लगती है, हो सकता है कि मैं आपकी नज़रों में गलत हूं, लेकिन मुझे पर्सनली गलती लगती है कि जब कोई भी पेपर खत्म होता है तो हम शाम को ही उसका सॉल्यूशन डाल देते हैं या डिस्कशन पेपर डाल देते हैं। कुछ भी मन में हो कि हमारे व्यूज बढ़ जाएं या बच्चों को कुछ जल्दी पता लग जाए, पर उसका एक मेन गंभीर कारण मुझे ये पता लगा कि कई बच्चों ने जब लॉ के पेपर के बाद मुझे कॉल किया, तो मैं पर्सनली कभी भी लॉ के पेपर के बाद सॉल्यूशन नहीं डालता। मैं प्रेफर करता हूं कि चारों पेपर खत्म हो जाएं, सारे पेपर खत्म हो जाए, तब बच्चों को सॉल्यूशन दिया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री माइंड होता है। अब उसने कॉल किया कि सर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ टीचर्स का सॉल्यूशन देख लिया लॉ का। एक तो मेरा पेपर वैसे ही लेंदी होने की वजह से 75 मार्क्स का 80 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ। उसमें से जो मैंने टीचर्स के रिव्यूज देखे, सॉल्यूशन देखे, उसमें से मुझे लगता है 10-15 मार्क्स तो मैं गलती कराया जल्दबाजी में या किसी भी कारणवश। तो अब तो मेरा पेपर ही सर 60 का रह गया। अब 60 में से आईसीआई 40 ही दे दे, वही बहुत बड़ी बात है, शायद ना दे। तो मुझे लगता है कि मुझे अगला अटेम्प्ट देना चाहिए, मुझे इको का मैथ्स का पेपर छोड़ देना चाहिए, या मुझसे इको और मैथ्स की पढ़ाई नहीं हो रही। तो ये सुन के मुझे बहुत धक्का लगा कि भाई इको मैथ्स की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। मान लो अगर लॉ में 40 आ गए या अकाउंट्स के पेपर के एंड में 40 आ गए, तो बाकी एमसीक्यू पेपर आपको कवरेज दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी कवरेज से आपको पास करा देते हैं। लेकिन वो मॉरल इतना डाउन हो चुका है, वो इतने डिमोटिवेट हो गए थे बच्चे कि उन्हें लगता है कि सर इतना लेंदी पेपर आया है, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो अकाउंट्स का हो या मैथ्स का हो। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई पेपर आए और पेपर जब खत्म हो जाए, तो उसी दिन उसका सॉल्यूशन ना डाल के पूरे के पूरे चारों के चारों फाउंडेशन का पेपर, इंटर के पेपर खत्म होने के बाद ही उस सॉल्यूशन को डाला जाए। तो अगर फाउंडेशन के 4 पेपर आज खत्म हो गए, तो मेरी कोशिश रहती है कि आज के दिन मैं सॉल्यूशन डालूं, बाकी दिन सॉल्यूशन नहीं डालूं, क्योंकि उस बच्चे के फेल होने का कारण कहीं ना कहीं हम भी होते हैं, क्योंकि वो बच्चा सॉल्यूशन देख के बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि या तो वो पेपर छूट चुका है या उसका कोई पेपर गलत हो गया, तो आगे के पेपर खराब हो जाते हैं। तो अकाउंट्स का सॉल्यूशन अकाउंट्स के पेपर के दिन ना डाला जाए, लॉ का सॉल्यूशन लॉ के पेपर के दिन ना डाला जाए, मैथ्स और इको का भी सॉल्यूशन उनके दिन पे ना डाला जाए। जब वो चारों पेपर खत्म हो जाए, तो आप चारों पेपर उस दिन के एंड पे अपलोड कर दें, चाहे शाम को 5 बजे 6 बजे, तो बच्चा शायद इस चीज को एक्सेप्ट करेगा खुशी से। मैं हमेशा से जब भी क्लास में पढ़ाता हूं और मैंने यूट्यूब पे जो भी वीडियो डाली है, मैं हमेशा से जब भी कोई स्ट्रेटेजी देता हूं, तो उसमें एंड में एक वर्ड लिखता हूं कि जब भी लॉ के पेपर से आप बाहर आए, तो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आते ही लॉ के पेपर को फाड़ के फेंक दें। तो बच्चा कहता है कि सर कितना अजीब सा लगेगा ना, सारे बच्चे पेपर फाड़ के फेंक रहे, मजा ही आ जाएगा क्योंकि लॉ का पेपर तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाना है। आपके पेपर फाड़ने का मतलब यह है कि अब आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे, और डिस्कस नहीं करेंगे तो जितना टाइम आपने यूट्यूब पे देखा, फिर अपना मंथन किया, अपने को स्ट्रेस में लेके आए, उतना टाइम आप मैथ्स के पेपर में, अकाउंट्स वाले दिन उतना टाइम आप लॉ के पेपर में, और मैथ्स वाले दिन उसका टाइम आप इको के पेपर में दे सकते हैं। वो जो आपने 2 या 3 घंटे खराब किए अलग अलग टीचर की वीडियोस देखकर, फिर उसमें स्ट्रेस लिया, तो अगले पेपर की तैयारी आपने शुरू ही नहीं करी, उसमें आप ऑलरेडी हार की कगार पे पहुंच रहे हैं। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू डिस्कस द पेपर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। तो ये रिक्वेस्ट के साथ मेरा अगला मुद्दा यही है कि हम ये पेपर डिस्कस कर लेते हैं। लॉ में क्या आया? हाँ, पेपर लेंदी था, नो डाउट, और हमेशा से मैं हर स्टूडेंट को ये कह के भेजता हूं कि अगर पेपर पूरा करना है तो एक नंबर इज इक्वल टू 1.8 मिनट। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे वर्कआउट करेंगे, इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे पहले से, तो ही पेपर हो पाएगा।
एक नंबर के लिए मेरे पास 1.8 मिनट है, तो यानी 100 नंबर के लिए मेरे पास 180 मिनट मिलेंगे, तभी आपका पेपर खत्म होगा। यानी कि मोटा मोटी अगर आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 नंबर का पेपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.8, यानी कि आप कह सकते हो 7 मिनट में वो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपने उससे ज्यादा टाइम लगाया तो पेपर छूटेगा, क्योंकि इस बार पेपर लेंथी था तो काफी बच्चों का पूरे इंडिया में पेपर छूटा भी। तो फिलहाल डिस्कस करते हैं, बहुत थोड़ा सा स्पीड अप डिस्कस मैं करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके हैं तो दोबारा पढ़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, मनी पेड फॉर अनदर, यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने हमेशा कहा है कि भाई क्लास में अगर हम याद कर लें तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो याद आई होगी बात, सेक्शन 69 मैंने आपसे कई बार बोला था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे के लिए पैसा पे करना, ये आपके कलर नोट्स में आपको देखने के लिए मिला था। तो सिंपल यही क्वेश्चन हमारा आया, तो सेक्शन 69 से आपको इसका आंसर देना था, ठीक है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो चेयर वाला क्वेश्चन आपको याद आ गई होगी बात। 13 को ही उसने क्या किया, सारी चेयर बेच दी। इसका मतलब जब उसने ऑफर किया तो ऑफर ओपन रखा था, ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं हुई। ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो हमने पढ़ा था सेक्शन 6, ऑफर कब लैप्स हो जाता है, तो ऑफर की एक्सेप्टेंस से पहले अगर हम उसको रिवोक कर दें, ऑफर की एक्सेप्टेंस से पहले ही हमने उसे क्या कर दिया, किसी और को बेच दिया, तो फिर ये ऑफर क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। तो बी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस, तो बी डैमेजेस नहीं ले सकता, क्योंकि हमने ऑफर क्या किया, रिवोक कर दिया, ठीक है, किसी और को बेचकर। सर ये अगली बात, तीसरा सवाल बहुत ही मजेदार, केस लॉ तुम्हें याद आ गया होगा, सेक्शन 25 का एक्सेप्शन, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, डोनेशन, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, ये केस हमने याद किया था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा सर, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में ग्रेशियस एक्ट होता है। अगर ग्रेशियस एक्ट में अगर कोई लाइबिलिटी इनकर्ड हो जाए, ठीक है, फ्री में मैं वो करूंगा, और सामने लाइबिलिटी इनकर्ड हो जाए तो वो नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, मिस्टर ए क्लेम कर सकते हैं। फिर बी का क्वेश्चन नंबर उनके बी का आता है ओपीसी, ओपीसी, ओपीसी बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें अगर आप देखेंगे ओपीसी में, तो ये मेरा जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अगर आप नोट्स को देखो या आईसीआई किताब को देखो, तो मेरे हिसाब से ये आंसर नो होना चाहिए कि नॉमिनी नहीं बन सकता, और ये भी नो होना चाहिए, है ना। अब आईसीआई का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि भाई सॉल्यूशन क्या है, लेकिन मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। अगर हम कंपनीज एक्ट में जाते हैं, तो ये कंपनीज एक्ट है जो मैंने आपको किताब अपनी नोट्स देता हूं मैं, इसमें अगर हम जाएंगे ओपीसी के मुद्दे पर, ठीक है, इसमें देखो ये क्या बात लिखी है, ये लिखा है आप किसी भी कंपनी के नॉमिनी बन सकते हैं या फिर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर दो बातें पूरी हैं। एक तो आप होने चाहिए इंडियन सिटीजन, ठीक है, क्वेश्चन में सिटीजन है सर, और प्लस क्योंकि क्या लिखा है, वेदर रेजिडेंट और नॉट, रेजिडेंट हो या रेजिडेंट ना हो, रेजिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। फिर वर्ड लिखा है एंड स्टे इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज, यानी कि 120 दिन इंडिया में रहा हो। स्टे कितना रहा उसका इंडिया में, स्टे 120 डेज। अब ये 120 डेज कब रहा हो, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग पिछले साल में, यानी अगर कोई बंदा सिटीजन है, ह्यूमन है, नेचुरल पर्सन सिटीजन है और 120 दिन रहा हो तो वो ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। ये बात रही। अब इसी बात को मैं यहां लिख देता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, वो बंदा सिटीजन है प्लस 120 दिन का स्टे रहा हो, कब, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अपने क्वेश्चन में वो ओपीसी कब खोल रहा है या फिर वो ओपीसी का नॉमिनी कब बना रहा है, जनवरी 24। तो जनवरी 24 कौन सा ईयर हुआ,
जनवरी 24 सर ईयर हुआ मेरा 2023-24, क्योंकि वो 23-24 में एंड होगा, तो इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ 2022-2023। तो 2022-23 में वो 120 दिन रहना चाहिए। ठीक है, अब अगर देखें कि वो रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा यह है इंडियन सिटीजन है सर, इंडियन सिटीजन है, क्या वो 2022-23 में 120 दिन रहा? 2022-23 में जब वो 1 मई को यूएस चला गया तो वो 2022-23 में 60 डेज रहा। तो क्योंकि कंडीशन एंड में है, प्लस में है, तो ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब उसने रेजिडेंट इंडियन सिटीजन की कंडीशन तो पूरी कर दी, रेजिडेंट का कोई लेना देना है नहीं, और 120 दिन वो इंडिया में रहा नहीं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो जब वो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो फिर वो नॉमिनी नहीं बन सकता। नॉमिनी बनने के लिए दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मेरा मानना है। मतलब मैं अगर एग्जाम देता तो मैं करके आता। अब ऐसे सॉल्यूशन में देखते हैं क्या देता है ना। ऐसे दिनकर इंडियन सिटीजन है, अब दिनकर के इंडियन सिटीजन वाली कंडीशन को चेक कर लेते हैं। सर दिनकर इंडियन सिटीजन है, हो गई बात पूरी। दिनकर रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो कुछ कच्चू फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब वो इंडिया में कब आया? वो इंडिया में आया 1 अप्रैल 2023, यानी कि वो इंडिया में किस ईयर में रहा? 2023-2024 में फाइनेंशियल ईयर तो बनेगा। अब अप्रैल 2023, बल्कि हमें कौन सा चेक करना है? हमें कौन सा चेक करना है? 2022-23, ठीक है, राइट, 2022-23। तो अगर मैं 2022-23 को चेक करूं तो 2022-23 में वो इंडिया में रहा ही नहीं, है ना। 2022-23 में वो इंडिया में रहा ही नहीं, बात समझ में आई। तो इसके हिसाब से भी जब वो इंडिया में 2022-23 में रहा ही नहीं, वो 23-24 में रहा है, तो फिर वो भी नॉमिनी नहीं बन सकता, वो भी नॉमिनी नहीं बन सकता, क्योंकि हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर चेक करना है। वो इंडिया में आया इस दिन, तो प्रीसीडिंग ईयर कौन सा? 23-24, तो 23-24 का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल कौन सा हुआ? 22-23। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा, बात समझ में आ गई। अब आती है बात सर सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है, बहुत ही आसान सी बात। अब वो कह रहा है 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, 1 करोड़ की भैया प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, डोरमेंट कंपनी कैसे होती है? डोरमेंट कंपनी के लिए आप कर सकते हैं, अगर आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना की हो, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में क्या कवर नहीं होता? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में 4 बातें कवर नहीं होती, ये वाली 4 बातें। ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इनको छोड़कर बाकी सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है। तो इस केस में उसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर ली, तो वो डोरमेंट कंपनी का मजा नहीं ले सकता, राइट। अगली बात सर, सेक्शन याद आ गया? क्लास में बताया था कि भाई मुद्दे का सेक्शन है, मजेदार सेक्शन है। बीवियां आपस में लड़ ली और बीवियों के चक्कर में पार्टनर्स में लड़ाई होगी। बताओ देवर देवा है कि नहीं बात? तुम गर्लफ्रेंड के चक्कर में लड़ो ना लड़ो, बीवी के चक्कर में जरूर होगी, ये बात मैंने तुम्हें क्लास में बताई थी, राइट। तो क्या होगा? यस, इफ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, एक्सपेल्जन क्या होता है? नल एंड वॉइड, बिल्कुल यस, ठीक है। हम ये कह सकते हैं थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होगा, एक्सपेल्ड होने के बाद वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होना चाहिए। अगली बात सर, बासमती चावल पैक्ड इन पिंक कलर, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड रेट का क्वेश्चन सबने पढ़ाई है। डिस्क्रिप्शन बता दिया, उसे डिस्क्राइब कर दिया भाई कैसे कैसे भेजना है कि नहीं बात। अब उसने क्या किया? 1800 केजी का तो व्हाइट कलर में भेजा, लेकिन बाकी 200 केजी क्या किए? ठीक भेजे, जैसा कहा गया, ठीक है, सिंपल सी बात। बायर क्या रिजेक्ट कर सकता है एंटायर क्वांटिटी? तो आप बोलोगे यस, क्योंकि कंडीशन ब्रीच कर दी, सेल बाय डिस्क्रिप्शन वाली कंडीशन ब्रीच कर दी। क्या रेमेडी अवेलेबल है अगर वो
क्या करे, एक्सेप्ट कर ले एंटायर क्वांटिटी, तो वो क्या कर सकता है, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहा है। तो सेक्शन 16 में हमने ये बात, ऐसी बातें पढ़ी थी, और ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहा है। तो सेक्शन 13 में ये बात लिखी है कि आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान के क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो भाई कंडीशन एंड वारंटी, ये वाली बात सेक्शन 13, बिल्कुल सही, सेक्शन 13 में हमने ये बात लिखी, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हो। किसमें सर, जब आप खुद चूज कर रहे हो तो इस पॉइंट से हम आंसर दे देंगे, ही इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ब्रीच ऑफ वारंटी। अगली बात सर, लैपटॉप वाला क्वेश्चन आता है, लैपटॉप वाला, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, किसी थर्ड पार्टी से आपने क्या कहा कि भाई क्या कर दे, प्राइस डिसाइड कर दे, फिर आप थर्ड पार्टी को रोक रहे हो, याद आ गया, वैल्यूअर सेक्शन 10 है ना। तलवार वाला केस बताया था, एंटीक तलवार। इसका आंसर हमें कहां से देना था सर, इसका आंसर बहुत ही करीब यहां से देना था, सेक्शन 10 से। और यही के देखो, ये केस स्टडी जो मैंने क्लास में कराई थी, सेम केस स्टडी टाइप है कि नहीं है, राइट। कि आपने वैल्यूएशन को बुलाया है, तो अगर वैल्यूअर को रोका जाता है किसी के द्वारा भी, तो आप उसके ऊपर केस करके डैमेजेस ले सकते हैं, जो पार्टी इन डिफॉल्ट है। ये जो केस स्टडी मैंने क्लास में कराई थी, कुछ ऐसी ही केस स्टडी आपको देखने के लिए मिली है, ठीक है। वाई रोक रहा है कि भाई तू वैल्यूएशन नहीं कराएगा, या मैं उसे वैल्यूएशन करने नहीं दूंगा, सेम बात। तो वसंत क्या करेगा, वसंत कैन क्लेम डैमेजेस, क्योंकि वैल्यूएशन करने नहीं दे रहा। सर अगला क्वेश्चन है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, 5 नंबर का आया, चीट कोड लिखवाया था, COURT। तो इसी चीट कोड को आपको केस के साथ जल्दी जल्दी डिस्क्राइब कर देना था। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं 399 के हिसाब से। कोई भी बंदा, सेक्शन 399 याद आ गया, हिसाब से कोई बंदा क्या कर सकता है, इसको पढ़ सकता है, प्रिंट आउट ले सकता है नॉमिनल फीस से। ELP, ठीक है, ये वाला बात बनता है। LLP इतना छोटा सा एक्ट है, छोटा सा एक्ट है कि भाई नेम चेंज पे ही क्वेश्चन बनता है, नेम चेंज पे क्वेश्चन बनता है। और ये टूटा, तो टूटा बहुत ही प्यारा सेक्शन है ना, स्मॉल कंपनी टूटा, ये मैंने तुम्हें क्लास में ट्रिक भी याद कराई थी, चीट कोड से, टूटा, टूटी, टूटा, तो टूटा से हमें पता लग गई बात। सर अगली बात, अगर हम इसमें देखें गोपाल वाले क्वेश्चन में, तो ये वाली बात जो मैंने कहा था कि भाई चैप्टर नंबर 1 जो होता है टीपा का, उसमें एक तो सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट होता है मॉड्यूल के हिसाब से भी अगर देखो, ठीक है, और एक सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट है, ये बताया। तो 28 पे क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहली बात, इसमें आंसर हम ICI का देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लोगों की अजम्पशन अलग अलग हो सकती है। तो मैंने ये माना कि सेक्शन 28 में लिखा है कि R ने गोपाल को अपना पार्टनर बनाया सुंदर के आगे, तो गोपाल इस पे चुप भी रहा। इसका मतलब क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, है ना। तो गोपाल क्या होगा, गोपाल इज लायबल फॉर सुंदर फॉर द एक्ट। अगर सुंदर उसको क्या देता है, कोई भी सामान या क्रेडिट दे देता है। सुंदर ने यही बात किसको बताई, सुंदर ने यही बात M को बताई, माधव को। अब सेक्शन 28 को अगर ध्यान से पढ़ा जाए बाबू लोग, सेक्शन 28 को अगर ध्यान से पढ़ा जाए, तो 28 में यह लिखा है कि इफ अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और अलाउड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, खुद को रिप्रेजेंट करता है या अलाउ करता है किसी और को कि उसको एज अ क्या रिप्रेजेंट करे उसके सामने, कि मैं पार्टनर हूं। तो मेरे हिसाब से, हो सकता है ICI में आंसर थोड़ा अलग हो, पर मेरे हिसाब से मैं ये करता कि सुंदर ने M को कहा कि गोपाल भी क्या है, भाई 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 जी पार्टनर है। अब जी जो पार्टनर है, ये सुंदर ने गोपाल को बोला। अब सुंदर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तो नहीं है, और ना ही वो ये बात गोपाल के सामने बोल रहा है ना। सुंदर सब ये लिखी बात, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द गोपाल बीइंग द पार्टनर शेयर्ड बाय द सुंदर विद अनदर बिजनेस माधव। तो सुंदर ने माधव को बोल दी बात। अब क्योंकि ये इसके सामने नहीं बोल रहा, गोपाल के सामने, और सुंदर खुद पार्टनर नहीं है, तो इस चीज के लिए गोपाल यहां पे लायबल नहीं होना चाहिए, नॉट लायबल फॉर माधव। मेरा मत ये, अब ICI का आंसर देखना पड़ेगा कि वो क्या असम्पशन लेते हैं।
मैंने तो एजम्पशन ली क्योंकि सुंदर नाइदर पार्टनर ऑफ द फर्म, और सुंदर ना ही गोपाल के सामने बोल रहा, ना ही गोपाल के सामने बोल रहा, देखो गोपाल पार्टनर है, और सुंदर क्योंकि पार्टनर भी खुद नहीं है ना, तो क्रेडिटर का ये हक ही नहीं बनता ये बोलने का कि भाई ये भी पार्टनर है। बात समझ में आई? राइट। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, हो सकता है ऐसा इसका आंसर अलग दे दे, तो जब सॉल्यूशन आएगा तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे। सर अगर कोई भी बंदा एडमिशन लेता है तो अगर एग्रीमेंट में ये बात लिख दी जाए, याद आ गई बात, अगर एग्रीमेंट में ये बात लिख दी जाए, एग्रीमेंट में ये बात लिख दी जाए कि वो क्या होगा, लायबल होगा, तो सेक्शन 31 में बात हमने पढ़ ली थी, तो फिर वो पुराने डेट के लिए भी जिम्मेदार होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1.8 और 1.8, यानी कि आपको मोटा मोटी 3.5 मिनट में ये क्वेश्चन निपटा देना है, तभी आपका पेपर 100 मार्क्स का पूरा होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। अगली मजेदार बात, ये बहुत जोरदार क्वेश्चन, सुमन वाला याद आ गया क्वेश्चन। अब सुमन कह रही है कि मेरा शेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, सेक्शन 37 के तहत मेरा शेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सुमन चाहे तो 2 में से एक चीज क्लेम कर सकती है। एक तो वो क्लेम कर सकती है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से उसका शेयर 10% है, तो 1 लाख का तो प्रॉफिट आ गया। और हमने पढ़ा था 6% ऑफ शेयर, अपना शेयर जो है 6% ले सकती है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी में जो है, ठीक है, 6% ले सकती है एज अ ब्याज की तरह। याद आई बात? अब सुनो ध्यान से, अब प्रॉपर्टी में कितने हैं, 200 लाख, सुमन का शेयर कितना है, 10%, तो उसका प्रॉपर्टी में शेयर कितना हो गया, 200 लाख का 10% 20 लाख, तो उसे 20 लाख का 6% मिलना चाहिए, तो 20 लाख का 6% कितना हो गया, 1,20,000, है ना। अब या तो वो 1 लाख रुपए क्लेम कर सकती है या 1,20,000 रुपए क्लेम कर सकती है, पर वो क्लेम कर रही है 3 लाख, तो उसका क्लेम क्या है, उसका क्लेम गलत है, रॉन्ग क्लेम है सेक्शन 37 के साथ। तो ये आंसर इस तरीके से आएगा सर। अगली बात सर, अल्ट्रा वायर्स, बहुत बढ़िया, अल्ट्रा वायर्स का केस लॉ चीख के बताया, एशबरी रेलवे कैरिज एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, है ना, रिची वाला केस था ये, राइट। एक्ट बियॉन्ड द अल्ट्रा वायरस इज वॉइड एब इनिशियो, लेकिन इसमें हमने एक चीज जानी थी कि 1 करोड़ से ऊपर तो अल्ट्रा वायरस है, लेकिन अगर कंपनी वो यूटिलाइज कर लेती है लोन को फॉर द लॉफुल डेट, तो जो लॉफुल डेट के लिए, अपनी ही लीगल उधारी के लिए कंपनी यूटिलाइज कर लेती है, तो वो पैसा क्या करना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, 3 करोड़ तो क्या होगा, वो वसूल किया जा सकता है, वो पैसा वसूल हो सकता है। फिर बैलेंस बचे 2 करोड़, हमने क्या पढ़ा था, अगर 2 करोड़ कंपनी के पास नहीं पाए जाते तो कंपनी क्या करेगी, उसके लिए डायरेक्टर विल बी लायबल। ठीक है, ये अल्ट्रा वायरस वाली बात हमने कंपनी एक्ट में पढ़ी। फिर आई बात मेमोरेंडम एसोसिएशन कॉमन सील, तो कॉमन सील में हमने क्या जाना था बाबू, कॉमन सील में जाना था या तो 2 डायरेक्टर साइन कर दे, या फिर 1 डायरेक्टर प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, है कि नहीं बात। तो आंसर क्या होगा, यस, है ना, 2 डायरेक्टर ने साइन किए, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कंपनी सेक्रेटरी का साइन कराएंगे तो भी बात सेम हो जाएगी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीनों डैमेजेस, याद आई बात, सेक्शन 73, ऑर्डिनरी डैमेजेस MP माइनस CP, स्पेशल डैमेजेस हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में गिवन होती है। एक मार्क्स में आपको इनको लिखना था। पेपर बहुत लेंदी था, आज तक मैंने इतना लेंदी खुद भी नहीं देखा, मैंने खुद भी पेपर दिए फाउंडेशन के, तो भी इतना लेंदी पेपर नहीं आया। पता नहीं ICAI वालों की बुद्धि क्यों खराब हो जाती है भाई। तो पेपर करो ना, 3.5 घंटे का करो, 4 घंटे का करो ना,
क्या मतलब है इतने इतने छोटे छोटे नंबर में देने का, बताओ। खैर अब क्या कर सकते हैं, अगली बात, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25(1) पूनू बीबी वर्सेस फयाज बुश, पूनू बीबी वाला केस, याद आ गई बात। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, सेक्शन 25(3), क्लास में कराया था इस चैप्टर में से, ये तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अगली बात सर, आगे अगर चले, रागा फाउंड द गोल्ड, ठीक है, ये वाला केस मजेदार केस। इसमें अगर तुम्हें बात याद हो तो मैंने बताई थी, बेलमेंट वाला मुद्दा है। बेलमेंट में हमने क्या जाना था, बेलमेंट में हमने जाना था कि आप अगर फाइंडर ऑफ गुड्स की तरह काम करते हैं तो आप गुड्स को जब्त करके रख सकते हैं जब तक कि आपका पैसा ना मिल जाए, लेकिन आप उसके ऊपर स्यू नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल केस था बिल्कुल। सेलर कब का राइट कब जनरेट होगा, जब उसके ऊपर खर्चा वो 2/3 या उससे ज्यादा कर दे, 2/3 या उससे ज्यादा का खर्चा कर दे, तब ये राइट आएगा। याद आ गई बात। फाइंडर ऑफ गुड्स में बेलमेंट में क्या वो गिफ्ट कर सकता है, नहीं। बी पॉइंट में स्यू कर सकता है, नहीं बाबू नहीं, स्यू नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता, जब करेगा जब तक खर्चा ना मिल जाए उसको। लॉफुल एक्सपेंस रिकवर कर सकता है तब तक वो जब कर ले तो लॉफुल एक्सपेंस ना मिल जाए। सेलिंग टू क्या वो बेच सकता है, सर वो इस केस में नहीं बेच सकता है ना, बिल्कुल भी नहीं बेच सकता। रीजन बीइंग, क्योंकि जो वैल्यू है घड़ी की वो 2/3 से ज्यादा उसने खर्चा उसके ऊपर नहीं किया, ठीक है, राइट। आसान बात थी सर। वूलन क्लोथ्स वाला, स्वेटर मफलर ये बेच रहा है, राइट। द एग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट वूलन क्लोथ शैल बी सप्लाइड एंड ऑफ द अक्टूबर तक बेचे, तभी तो वो बेचेगा। ड्यू टू स्ट्राइक, स्ट्राइक की वजह से वो मार्च में करेगा वूलन क्लोथ का, तो भाई तुम्हें याद है फ्रूटी वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था, फ्रूटी है ना, तो मैंने बताया था स्ट्राइक वगैरह ये सब क्या है सर, ये सब बहाने हैं बाबू, ये सब क्या है, बहाने हैं, राइट। तो बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें क्लास में कराया था। देखो ये रहा, ये लिखी बात, स्ट्राइक, लॉकआउट, डिफिकल्टी, कमर्शियल, ये सब क्या है, ये सब सेक्शन 56 के हिसाब से फ्रूटी वाले क्वेश्चन मैंने लिखवाया था भाई, ये सब बहाने होते हैं और बहाने लॉ में नहीं चलते। यही क्वेश्चन वो कह रहा है स्ट्राइक की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो भाई ये मेरी गलती मैं नहीं मानता, ठीक है। तो आपको एनालाइज करना, कंपनी क्या रिजेक्ट कर सकती है, यस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि स्ट्राइक इंपॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, स्ट्राइक इंपॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, सेक्शन 56 में नहीं आएगा। वेदर कंपनी कैन एक्सेप्ट, कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है। इफ टोटल सप्लाई रिक्वेस्ट होगा, कंपनी की अगर मर्जी है तो वो क्या कर रही है, वो तो फिर क्या कर रही है, ठीक है हम स्ट्राइक को आपको माफ करते हैं और आप क्या कर दो, थोड़े बहुत डैमेजेस देके हम क्या कर लेंगे, आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कंपनी के ऊपर विल की बात है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगली बात सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, डिसऑनर, सेक्शन 138 है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल चेक्स और बिल ऑफ बिल्स आर नॉट चेक, एक्सप्लेन द एडिशनल फीचर चेक विद डिफरेंस ऑफ चेक फ्रॉम द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सारे चेक, सारे बिल, ऑल चेक्स, सारे चेक्स बिल होते हैं पर बिल चेक नहीं होते, रीजन भी है ना। आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो चेक हमेशा बैंक पे ड्रॉन होता है ना, राइट। और चेक हमेशा क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड। इस तरह से आप लिख सकते हो कि चेक जो होते हैं वो बिल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो बिल होते हैं वो कभी चेक नहीं होते, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल जो होता है वो चेक के जैसी कैटेगरी में नहीं आता कि वो बैंक पे ड्रॉ होगा, डिमांड पे होगा, ऐसा नहीं होता। चेक जो होता है वो बिल की कैटेगरी का आता है। फीचर्स में से आपको इसका आंसर लिखना था। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम ये नहीं पहचान पाते कि वो बिल है या प्रोमिसरी नोट है, तो ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था कि भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इंटर में भी पूछी जाती थी, इंटर में भी पूछी जाती थी, ठीक है। तो नेगोशिएबल में भी वो है ना पूछी जा सकती है अपने लेवल पर भी, एम्बिगुअस वाली बात है। ये मैंने तुम्हें एसआर के बनवाया था एम्बिगुअस का, कि ये पता नहीं होता बिल है या प्रोमिसरी नोट है, राइट। तो ये आपको विद इलिस्ट्रेशन लिख के आना था, जो अपने नोट्स में, अपने रंगीन रंगीन नोट्स में मैंने आपको दे रखे हैं। सर ये बात समझ में आ गई। अगली बात है सर डायरेक्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ लॉ, है ना।
टॉर्ट लॉ, सिविल लॉ, ये बातें आपको लिखनी थी। 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन था। अशोक ने किसको दिया, ठीक है, अशोक ने सेल और रिटर्न बेसिस दिया मंगेश को, मंगेश ने दे दिया किसको, राहुल को, राहुल ने दे दिया किसको, विशाल को, राइट। तो अशोक ने डिलीवर किया सेल और रिटर्न, ठीक है। तो या तो सेल होगा, कोई भी ऐसा ऐड करो जिससे पता लग जाए कि वो सेल बन जाता है, वो सेल हो जाता है। रिटर्न के केस में क्या आता है, या फिर रिटर्न कर दो कि भाई मैंने खा लिया, यूज कर लिया, या मैंने उसे आगे किसी को बेच दिया, तो वो सेल और रिटर्न के बेस पे आता है। तो मंगेश ने क्या किया, राहुल को दे दिया सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, या तो भाई कैश पकड़ा दे या फिर रिटर्न कर दे। राहुल ने कैश, अभी असम्पशन लेनी पड़ेगी, राहुल ने कैश दिया या नहीं दिया, उसने डिलीवर कर दिया विशाल को सेल और रिटर्न, कि भैया तेरे को मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, पैसा चाहे अभी दे दे चाहे बाद में दे, या फिर रिटर्न कर दे। अब विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश, राइट, कैमरा क्या किया, विशाल के पास से खो गया। तो भाई मंगेश तक अभी तक पैसा पहुंचा ही नहीं, तो देखो मंगेश तो लायबल है, क्योंकि मंगेश ने आगे क्या किया है, राहुल को बेच दिया, राहुल ने आगे बेच दिया और विशाल के पास से खो गया। तो जॉइंटली और सेवरली, मेरे हिसाब से जॉइंटली और सेवरली वो लायबल होने चाहिए, लायबल होंगे, क्योंकि वो सेल और रिटर्न बेसिस पर वो आगे क्या करते चले गए, आगे फर्दर ट्रांसफर करते चले गए। अगली बात सर, बाबूराम भैया, टीवी सेट वाला जो क्वेश्चन था, वेदर अंसारी हैज द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब क्या अंसारी के पास राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट है या नहीं। अब देखो इसमें खतरनाक वर्ड है ये, wrongfully refuse to deliver the goods, wrongfully refuse, ठीक है भाई। ये वाली बात 53 सेक्शन 53 में हमने ये जान ली थी। अगर कोई बंदा wrongfully क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है गुड्स को डिलीवर करने से, तो माना जाता है ट्रांजिट क्या हो चुका है, ट्रांजिट एंड हो चुका है। 53 में हमने ये बात ये जानी है ना, सॉरी 51 में है ना, ये लिखी बात, wrongfully refuse to deliver the goods। बताओ एक लाइन से, ये कोई तरीका थोड़ी है। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लॉस, ट्रांजिट आपका लॉस हो जाता है अगर आप सेक्शन 51(6) के हिसाब से आप क्या कर देते हैं, wrongfully डिलीवर करते हैं। तो यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ना टफ हुआ, इस लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ट्रांजिट क्या हो गया, वेदर अंसारी राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट, आप बोलोगे ठीक है, ट्रांजिट एंड हो चुका है, अंसारी कैन नॉट स्टॉपेज इन ट्रांजिट। वेदर बलराम कैन क्लेम द लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन डिलीवरी ऑफ अंसारी, वो कहता हाँ भाई वो तो क्लेम करेगा। राइट ऑफ द बायर फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स, राइट ऑफ द बायर फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स, राइट ऑफ द बायर फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये राइट ऑफ द बायर फॉर नॉन डिलीवरी, सेक्शन 57 से वो क्लेम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात सर, पार्टनरशिप बताना जरा। ये क्लास में इसकी चीट कोड की ट्रिक भी सिखाई मैंने। कोर्ट ने बताया चोर, इसलिए सेक्शन 44, बोलो मेरे साथ, कोर्ट ने बताया चोर इसलिए सेक्शन 44, डायरेक्ट 44 का क्वेश्चन है कि नहीं बात। चीट कोड भी इसका मैंने क्लास में तुम्हें लिखवा दिया था। राइट ऑफ द बेलर, डायरेक्ट क्वेश्चन, ड्यूटी ऑफ द कौन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 याद आ गई होगी बात, इसको हमने क्लास में बिल्कुल डिस्कस किया था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी नहीं कर सकते, डिलीवरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बब्बन रिफ्यूज कर रहा है, बब्बन इज करेक्ट, राइट। अगली बात सर, अब कई बच्चे कह रहे हैं बताओ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। बताने इत्तेफाक से, किस्मत से यही क्वेश्चन कुछ बच्चों ने एग्जाम से पहले वाले दिन पूछा था सर। तो मैंने तुम्हें बताया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की 2 कंडीशन है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की 2 कंडीशन है जो ये लिखवाई थी मैंने तुम्हें। देखो, ड्रॉन इन इंडिया प्लस पेबल इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया इनमें से कोई भी एक हो, ड्रॉन ऑन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो ड्रॉन इन इंडिया, पेबल इन इंडिया, या फिर ड्रॉन इन इंडिया, ड्रॉन ऑन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात तो पक्की है, ड्रॉन इन इंडिया है ना।
इंडियन कंपनी ड्रू द बिल, तो ड्रॉन इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए, साथ में क्या हो, साथ में हो पेबल इन इंडिया। पेबल का है, पेबल इन लॉस एंजलिस, तो ये तो भैया कांटा लग गया भाई। इनलैंड बनाने के लिए ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए और होना चाहिए ड्रॉन ऑन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो लिखा है ड्रॉन ऑन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो लिखा है बाबू ड्रॉन ऑन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ड्रॉन ऑन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब जिसके ऊपर ड्रॉ किया है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां पे रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानोगे नहीं मानोगे, इसके ऊपर ड्रॉ किया है ड्रू द बिल ऑन मनीष रेजिडेंट ऑफ इंडिया, है कि नहीं बात। इंडियन कंपनी ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मनीष रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो ड्रॉन इंडियन कंपनी तो मैं मान रहा हूं ड्रॉन इन इंडिया है, और रेजिडेंट ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो मैं इसे क्या मानूंगा, इनलैंड मानूंगा। सिंपल कंडीशन थी सर। और भाई अगला सवाल क्या था, एजेंट कैन पर्सनली बी लायबल, ठीक है ना, राइट, बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, एजेंट पर्सनली लायबल होता है, इसका कुछ एक्सेप्शन आपको लिखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इंडेमनिटी होल्डर, राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, तो राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर क्या करने सर, आपको लिखने थे, ठीक है ना। अगली बात एक्सप्लेन, इसी में चॉइस आ गई थी, इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर रहेगा। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोर्शन, आप कहोगे यस, अपने कौन सा केस पढ़ा था, चिक्कम शीशामा वर्सेस चिक्कम अमी राजू वाला केस था कि सुसाइड की धमकी देना पाप नहीं है, यानी कि ऑफेंस नहीं है क्रिमिनल लॉ के हिसाब से, लेकिन यहां कोर्शन माना जाता है। अब भाई कहां से पूछ लिया, कहां से पूछ लिया, सेक्शन 64 पूछ लिया बाबू लोग। कहां से सेक्शन 64 सर, ये लो भाई, सेल्स ऑफ गुड एक्ट का सेक्शन 64, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही डिटेल में ये मैंने तुम्हें बात बताई थी वीडियो क्लिप के साथ, ऑक्शन सेल के बारे में, ठीक है। तो ऑक्शन सेल के बारे में 64 ने क्या बोला, बिड बाय द सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन, विद नोटिफिकेशन करेगा तो वैलिड है, विदाउट नोटिफिकेशन करेगा तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। बिड रिटेट कर सकता है, यस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा भाई, वॉइडेबल, और मैंने क्लास में इसका एमसीक्यू बनाया था, जब मैंने बोला था एमसीक्यू में बताओ वॉइड वैलिड, तो आंसर क्या निकला था, वॉइडेबल, तो आंसर क्या आएगा सर, वॉइडेबल आएगा, ये सभी बच्चे ये बात जानते हैं, वॉइडेबल होगा, राइट। एक्सप्लेन द प्रोसेस रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स, आखिरी सवाल, रॉन्ग क्वांटिटी अगर आपने डिलीवर कर दी है तो या तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो आप सारे के सारे रख सकते हो, या फिर आप जो गलत क्वांटिटी है, ज्यादा अगर गलत कर दिया है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या पूरे को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में थोड़ा जल्दी में मैंने क्या किया, ये आपको बता दिया कि भाई इस तरह से सॉल्यूशन बनता है। कुछ सॉल्यूशन जो मेरे एजम्पशन के हिसाब से बैठते हैं वो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ओपीसी वाला हो गया, या और भी सॉल्यूशन हो गए, बाकी टीचर से हो सकता है आईसीआई भी कुछ सॉल्यूशन को डिफरेंट कर दे, कई बार एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मोटा मोटी 90% अगर क्वेश्चन देखें तो वो बिल्कुल ऐसे हैं जो आप सबको आते हैं, विद सेक्शन और विद केस लॉज आते हैं। तो उम्मीद है ये सॉल्यूशंस और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस ये रिक्वेस्ट आप दूसरे टीचर्स तक आपको पहुंचानी है कि हमेशा अगली बार से हमें एक प्रण लेना है, एक शपथ ले लेनी है कि अगली बार से जब भी हम सॉल्यूशन डालेंगे तो पूरे के पूरे 100% सारे पेपर खत्म होने के बाद डालेंगे। तो मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।